अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम इसमें जो ईयर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास ईयर 2002 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपसे 4 पार्ट में डिफरेंट तरीके से आपकी कुछ इक्वेशंस के ऊपर इफेक्ट पूछा गया है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इन इक्वेशंस में और सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम होता है तो वो आसानी से समझ सकें। और उसके अलावा आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं तो आपकी तैयारी भी इस रिस्पेक्ट से अच्छे तरीके से हो सके। तो एक एक करके पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है और हमने उसका आंसर किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपके पास पार्ट ए के अंदर उसने कहा है कि ट्रांजैक्शन इफेक्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से बात करनी है। तो क्वेश्चन के पार्ट ए में कहता है कि ऑन जुलाई 1 बासित began operating a business, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर ईच ऑफ द 5 ट्रांजैक्शन, हर 5 ट्रांजैक्शन के बाद जो उन्होंने कंप्लीट किए हैं, द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द बिजनेस शोड द फॉलोइंग बैलेंस। उसने ये बैलेंस दिखाया जो कि आपको क्वेश्चन में नजर भी आ रहे होंगे। तो करेंगे एनालाइज इक्वेशन को एनालाइज करो एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ द 5 ट्रांजैक्शन विद देयर अमाउंट, और उनको उनकी अमाउंट के साथ आपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने और रिकॉर्ड भी करने और डिस्क्राइब भी करने कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बेसिकली हुआ क्या है या किस अकाउंट पर इफेक्ट आया है इस अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास ट्रांजैक्शन गिवन होती है और ट्रांजैक्शन से आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, बट यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन है उससे रिवर्स आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाना है। तो बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन आपके पास गिवन है। आपके पास एसेट में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस फर्नीचर है जो कि एसेट्स है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी और बासित का कैपिटल भी गिवन है। एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते हुए जाते हैं और फिर उसका आंसर यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन की बात करूं जरा, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कैश के अंदर 30,000 है और बासित के कैपिटल के अंदर 30,000 है। इसका मतलब कैपिटल बढ़ रहा है और कैश बढ़ रहा है, इसका मतलब बासित ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप इसको लिख सकते हैं कैश इन्वेस्टमेंट से, जो कि नॉर्मली आपका ट्रांजैक्शन मौजूद होती है। ठीक है ना, कि बासित क्यों लिखने के बासित इन्वेस्टेड या बासित इन्वेस्ट कैश रुपीज 30,000 इन द बिजनेस, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बासित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 30,000। ठीक है जी। तो जितनी आसान वर्डिंग होगी आप उसको उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं तो उसने क्या किया, सेकंड ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास कैश 30 था, अब 29,200 रह गया। ठीक हो गया, यानी कि 800 रुपए से कम हो रहा है। ठीक है ना, 800 रुपए से कम हो रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल पर कोई इफेक्ट नहीं, ऑफिस सप्लाईज आपका 2000 की इंक्रीज हो रही है और अकाउंट में भी आपके पास क्या हो रहा है 1200 से इंक्रीज हो रहा है, बाकी किसी चीज पर इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब अकाउंट में लायबिलिटी 1200 से बढ़ रही है, ऑफिस सप्लाई जैसे 2000 से बढ़ रहा है और कैश आपका 800 रुपए से कम हो रहा है। इसका मतलब आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है और 800 रुपए कैश पे की और बाकी 1200 रुपए का उधार। तो आप लिखेंगे परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफ रुपीज 2000 by paying cash rupees 800 and balance on credit, या यूं भी लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 1200। जितनी आसान वर्डिंग आपको लगे इससे भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि वो आपको इसमें क्या कह रहा है। ठीक है जी। नंबर 3 में आपके पास क्या कह रहा है, नंबर 3 में देखें कि कैश आपके पास से मजीद कम हो रहा है और कितना कम हो रहा है 29,200 था
था 11,200 रह गया, यानी कि पूरा 18,000 रुपए का कम हो गया। तो अकाउंट रिसीवेबल पर कोई इफेक्ट नहीं, ऑफिस सप्लाई वही 2000 जो खरीदी थी, अकाउंट पेबल पर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल के ऊपर भी कोई फर्क नहीं। तो ऑफिस फर्नीचर जो आपका फिक्स एसेट है वो 18,000 का आ रहा है। इसका मतलब आपने फर्नीचर खरीदा है, एसेट खरीदा है, जिसकी वजह से आपका कैश कम हो रहा है। तो आप लिखेंगे परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश, कैश पर खरीदा है, ऑन कैश ₹18,000। ठीक है जी, तो ये आपको इफेक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि आपके कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, 11,200 एज इट इज रहा। अकाउंट रिसीवेबल आपका 2,400 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उधार में कुछ बेचा होगा। ऑफिस सप्लाई में कोई फर्क नहीं, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं, अकाउंट पे में कुछ फर्क नहीं। पासिव का कैपिटल आपका 2,400 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उधार पर मर्चेंडाइज बेची, मर्चेंडाइज जब भी बेचते तो सेल्स होते हैं, सेल्स आपका रेवेन्यू में, रेवेन्यू बढ़ता है तो आपकी इक्विटी बढ़ती है, इसका मतलब आपने उधार पर मर्चेंडाइज बेची है। तो आप लिखेंगे सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹2,400। ठीक है जी, बहुत आसान। उसके बाद फिफ्थ के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो सकता है। देखेंगे आपका कैश जो है वो कम हो रहा है, कितने से, 3,000 से, 11,200 था, 8,200 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैश कम हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल कोई फर्क नहीं, ऑफिस सप्लाई आपकी 2,000 थी, 3,400 हुई, इसका मतलब 1,400 से इंक्रीज हो रही है। फर्नीचर आपका जो है ऑफिस फर्नीचर 18,000 का था, 19,600 हो गया, इसका मतलब 1,600 से बढ़ गया। तो आपकी जो ऑफिस सप्लाई 1,400 से इंक्रीज हुई और आपका ऑफिस फर्नीचर 1,600 से इंक्रीज हुआ। दो एसेट पर प्लस किया तो टोटल 3,000। ठीक है, बाकी अकाउंट पेबल और कैपिटल पर कोई फर्क नहीं। इसका मतलब आपने ऑफिस सप्लाई और ऑफिस फर्नीचर खरीदा है बाय पेइंग कैश। आप लिखेंगे परचेज ऑफिस सप्लाईज ₹1,400 and office furniture ₹1,600 ऑन कैश। ठीक है जी, ये आपने दोनों चीजें खरीदी हैं कैश पर। आई होप कि यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट पांचों ट्रांजैक्शन का अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ और देखते हैं कि पार्ट बी में आपको क्या बात कहने लगा है और आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट बी में आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। आपको कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर के मंथ में एबी कंपनी हैड कैश रिसीव्ड, एबी कंपनी की जो कैश रिसीव्ड है, जो कैश आया वो 36,000 है एंड कैश पेमेंट जो है वो 40,500 है। द सितंबर 30 कैश बैलेंस यानी कि एंडिंग बैलेंस कैश का जो है वो 8,000 है। कैलकुलेट द अगस्त 31 बैलेंस, अगस्त 31 एंडिंग यानी कि सितंबर का ओपनिंग बैलेंस मालूम करना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसमें फॉर्मूले की, तो आप किस तरीके से करते हैं, आपको याद होगी कि आप कैश बुक बनाते हैं। आप कैश बुक बनाते वक्त सबसे पहले बिगिनिंग बैलेंस से एंटर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश रिसीप्ट आती है, कैश रिसीप्ट को प्लस करवाते हैं और पेमेंट को माइनस करवाते हैं और फिर एंडिंग बैलेंस निकालते हैं। तो इसका मतलब मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं, कैसे सर, कैश बैलेंस ई फॉर एंडिंग इज इक्वल टू किसके बराबर है, कैश बैलेंस बिगिनिंग के उसमें प्लस रिसीव्ड के और उसमें माइनस पेमेंट्स के। यानी कि अगर मैं इस तरीके से फॉर्मूला खुद से क्रिएट करूं तो मेरा बैलेंस निकल सकता है। तो वो आपको क्या कह रहा है
कि आपके पास जो कैश रिसीप्ट है और एंडिंग बैलेंस है वो 8000 गिवन है, ठीक है। कैश का बिगिनिंग बैलेंस मालूम करना है तो बिगिनिंग बैलेंस मालूम नहीं है तो कैश बिगिनिंग एज इट इज लिख दिया। उसने कहा कैश रिसीप्ट 36,000 की है और पेमेंट आपके पास 40,500 की है। क्लियर? जो चीज मालूम करनी है वो अकेली, बाकी ये पार्ट उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ये 8,000 प्लस का, ठीक है जी, ये माइनस का यहाँ के प्लस 40,500 और ये 36,000 प्लस का यहाँ के माइनस का 36,000 और कैश का बिगिनिंग बैलेंस आपने मालूम करना है तो ये अकेला रह गया। जब आपने इसको प्लस माइनस किया या एक्चुअल फिगर निकाला तो ये प्लस किया तो 40,000 में 8,000 प्लस किया तो 48,500 और उसमें से जब आपने 36,000 माइनस किया तो आपके पास कैश का बिगिनिंग बैलेंस आ गया, यानी कि कैश आपके पास बिगिनिंग में मौजूद था कितना, 12,500 रुपीज। ठीक है जी। तो आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जस्ट छोटी सी चीज थी, आप पूरा साथ पढ़ते हैं उसको, जैसे इक्वेशन की शेप में दे दिया तो इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद चलते हैं हम अपने पार्ट सी की तरफ और देखते हैं कि वो हमें यहाँ पर पार्ट सी में क्या कहता है। ठीक है जी। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो पार्ट सी में कह रहा है Akil, the owner of a business, had a capital account balance of ₹230। ठीक है ना, उसका कैपिटल बैलेंस जो है वो 230 और मई 31 को यानी कि एंडिंग एंड रुपी 296 ऑन जून मई 31 का, इसका मतलब जून का ये ओपनिंग बनेगा और जून 30 का जो एंडिंग है वो 296 है। इस नेट इनकम फॉर द मंथ ऑफ जून में उसकी जो नेट इनकम है वो 72,000 है। कैलकुलेट विड्रॉल ड्यूरिंग जून फ्रॉम द बिजनेस से जो जून के महीने में आपने विड्रॉल किया या ओनर ने पैसे निकाले हैं वो आपने मालूम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कैपिटल बैलेंस गिवन था 230 वो मई 31 का था, जो कि जून का ओपनिंग बनेगा। अब आपने बैलेंस शीट पढ़ी है। बैलेंस शीट के अंदर जब आप ओनर इक्विटी का पार्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि सर आपका जो पहले से कैपिटल गिवन होता है उसमें आप नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ऐड करवाते हैं, ड्राइंग माइनस करवाते हैं और जब टोटल करते हैं तो एंडिंग कैपिटल आ जाता है। यही तो करना है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे सर? सर कैपिटल एंडिंग बराबर है कैपिटल बिगिनिंग के प्लस नेट इनकम के माइनस ड्राइंग के। सर बन गया फॉर्मूला। सर कैपिटल एंडिंग जो कि हमें जून का दे रहा है वो है 296,000 रुपीज। कैपिटल बिगिनिंग जो हमें दे रहा है, जो मई से बचकर आया है, वो है 230,000 रुपीज प्लस नेट इनकम 72,000 रुपीज। ड्राइंग मालूम नहीं है तो उसको मालूम करना है। ठीक है जी। उसके बाद 296 यहाँ रहा। आपने इन दोनों को जब प्लस किया तो ये इन दोनों का बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 230 और 70 आपके पास हो जाता है 3 लाख और 3,02,000 रुपीज माइनस का ड्राइंग। तो ड्राइंग आपने मालूम करनी है। माइनस का ड्राइंग इधर आकर हो गया प्लस में। ठीक है जी। और 302 यही रहा और ये प्लस का जो था वो वहां जाकर माइनस हो गया 296। तो इजीली आपको आपकी ड्राइंग का फिगर मिल गया कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून आपने कितना विड्रॉ किया है सर, ₹6,000 आपने विड्रॉ किया है। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट सी का। ठीक है जी। बहुत आसान सा था, जस्ट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ये आपसे क्या पूछ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं पार्ट डी की तरफ और पार्ट डी में देखते हैं कि आपको वो क्या कह रहा है। अगर मैं पार्ट डी की बात करूं तो उसमें कहता है, क्वेश्चन आपके सामने, द एंडिंग बैलेंस ऑफ एन ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का एंडिंग बैलेंस 42,000 है, यानी कैपिटल एंडिंग बोलूं ओनर इक्विटी एंडिंग बोलूं बात तो एक ही है।
ड्यूरिंग द ईयर द ओनर कंट्रीब्यूटेड ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर 12,000 मिला, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंक्रीज होगा। एंड विड्रॉ ₹8,000 और 8,000 रुपए उसने विड्रॉ किए। इफ द फर्म हैड 16,000 नेट इनकम फॉर द ईयर, अगर फर्म को ड्यूरिंग द ईयर 16,000 रुपए की नेट इनकम हो जाए, व्हाट वाज द ओनर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द बैलेंस, बिगिनिंग ओनर इक्विटी कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 38,000, 22,000, 42,000 या 46,000। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है तकरीबन यही होगा, जस्ट इसके नाम चेंज होंगे और मैं नाम चेंज कर देता हूं कि आपकी ओनर्स इक्विटी एंडिंग जो है वो किसके बराबर है? ओनर्स इक्विटी बिगिनिंग प्लस नेट इनकम, ठीक है जी, माइनस ड्राइंग और प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के, ठीक है जी। उसके बाद वो आपको क्या कह रहा है, या प्लस वाले एक साथ कर लें माइनस वाले एक साथ कर लें तो उसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। एंडिंग बैलेंस उसने कहा 42,000 है। ऑनर इक्विटी बिगिनिंग मालूम करना है तो इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। प्लस नेट इनकम उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर जो है मुझे अगर 16,000 हो और मैं विड्रॉ करूं कितना सर 8,000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट में करूं ड्यूरिंग द ईयर 12,000, तो बिगिनिंग बैलेंस क्या सर? ये 42,000 यही रहा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। x यानी कि बिगिनिंग इक्विटी अभी मुझे मालूम नहीं है, तो अगर मैं 16 में से 8 माइनस करूं तो मेरे पास 8 रह गया, 8 में 12 प्लस किए तो मेरे पास 20 आ गया। जो चीज मालूम करने के लिए प्लस में यहाँ पे माइनस हो गया, 42,000 में से 20,000 माइनस किया, यानी कि मेरे पास जो इक्विटी ओनर्स इक्विटी बिगिनिंग जो आई है वो है रुपीज 22,000, ठीक है जी, ₹22,000। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।